हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। गाइस, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा आगे। इसमें हम बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि कोणार्क मंदिर के बारे में, जो कि आपकी आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखा जाए अफसपा कानून के बारे में, एक्ट के बारे में, अफसपा एक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको क्या करिए आप लोग, मतलब बहुत सारे टॉपिक है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो स्किप मत करिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि डेली कहते हैं कि आज का जो हमारा है फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। और ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा, तो आप लोग जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो भी ज्वाइन नहीं किया है, और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए जाते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और हमारे और भी चैनल्स हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जो भी आप तैयारी करते हो उससे रिलेटेड आप जा करके वहाँ सारे लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है वो भी हमसे जा करके जुड़ सकता है, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। तो मोटिवेशन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। जो स्टूडेंट लाइफ होती है, मतलब विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फ़र्क पैदा कर देती हैं। जो स्टूडेंट लाइफ होता है उसमें हमारी जो छोटी छोटी आदतें होती हैं, जैसे कि अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे मॉर्निंग में 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, ठीक है, मॉर्निंग हुई लेकिन नींद अभी आ रही है, अरे चलो कल से उठेंगे या अभी आधे घंटे 1 घंटे बाद उठ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। बट नहीं, यही आदत क्या होगी, हमारे जो आने वाला जीवन है, हमारा जो फ्यूचर है, वो बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देगी उसमें। लेकिन अगर हम वहीं उठ जाते हैं कि जो मैंने डिसाइड किया कि हमको 4 बजे उठना है, तो 4 बजे अगर हम उठ जाते हैं और अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, तो भी हमारे जीवन में फ़र्क पैदा करेगी। और वो कैसे, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो इसीलिए जो हमारी छोटी छोटी आदतें हैं, जो टालने वाली आदत है, इसको छोड़ देना चाहिए, और जो हम लोग डिसाइड कर लें उसी को ही करना है। जैसे कि अभी क्या हुआ कि मैंने ये कहा कि अभी पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ देर ये सोचा कि चलो कल से श्योर है कि पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये तो डिसाइड कर लिया। लेकिन अब डिसाइड कर लिया कि चलो कल से हम 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन अब जब इसकी आदत नहीं है 10 से 12, तो क्या वो पढ़ पाएगा। चलो जोश में पढ़ भी लिया, 2 दिन 3 दिन पढ़ भी लिया, उसके बाद क्या होगा, हार जाएगा, थक जाएगा कि चलो फिर बाद में डिसाइड करें, अभी तो बहुत टाइम है। तो नहीं, ऐसा मत करिए। आप धीरे धीरे उसको स्टार्ट करिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जब आपकी बॉडी उस लायक बन जाएगी तो आप कंटिन्यू वो स्टार्ट कर देंगे, फिर आप टालेंगे नहीं। जिसकी आदत एक बार बन जाती है फिर वो उसको स्किप नहीं करता है चीज़ों को। तो इसीलिए जो आपकी छोटी छोटी आदतें होती हैं वही आपको क्या करती हैं, जीवन में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर देती हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किन दो टीमों के मध्य 3 मार्च 2022 को रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच शुरू हुआ है। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो किसके बीच स्टार्ट हुआ है, जम्मू कश्मीर और रेलवे के बीच, जम्मू कश्मीर और रेलवे के बीच। और ये जो है 5000वां है, जो 5000वां मैच ये खेला जा रहा है, इन दोनों के बीच खेला जा रहा है। तो ये क्या है, एक ऐतिहासिक मुकाबला है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो रणजी ट्रॉफी है ये हर साल खेली जाती है, ये हर साल देश के लगभग सभी राज्यों में खेली जाती है। और ये जो टूर्नामेंट है, इसका देखा जाए तो इतिहास 88 साल पुराना है, मतलब भारत की आज़ादी से भी पहले का है। यानी कि ये जो खेला जा रहा है 1934 से ही ये इसका आयोजन होता है, यह टूर्नामेंट खेला जाता है। अगर बात करें 1934 से ही खेला जा रहा है, तो इसका पहला मैच कहाँ हुआ था और कब, पहला सीजन कब, मतलब कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो इसका जो पहला सीजन का पहला मैच हुआ था वो मद्रास, जो कि अब क्या हो गया, चेन्नई हो गया है, चेन्नई हो गया है, मद्रास। और किसके बीच, मैसूर, मैसूर। तो पहला जो मैच था वो मद्रास और मैसूर के बीच, कहाँ पर, एक स्टेडियम है चेपक स्टेडियम, तो वहाँ पर खेला गया था।
और ये जो सीजन था इसमें मुंबई ने क्या किया था, नॉर्दर्न इंडिया को हरा दिया था। जो बॉम्बे है उसने नॉर्दर्न इंडिया को हरा करके जीत लिया था, पहला वाला। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर रणजी ट्रॉफी की बात करें तो इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जो खिताब जीते हैं 41 खिताब, वो किसने जीते हैं, मुंबई टीम ने जीते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और सेकंड क्या फैक्ट है कि इस रणजी में, इस ट्रॉफी में, इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जो मैच खेलने का रिकॉर्ड है, अबाउट 155 मैच, वो किसके नाम पर है, वसीम जाफ़र के नाम पर है। किसके नाम पर, वसीम जाफ़र, इनके नाम पर है। और सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड भी, और सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, रन बनाने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर ही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और वसीम जाफ़र ने ही क्या किया था, रणजी में सबसे ज़्यादा यानी कि 40 शतक भी जमाए हैं, तो ये भी इन्हीं के नाम पर है। तो वसीम जाफ़र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन है रणजी में, तो वो राजेंद्र गोयल के नाम आता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि ये रणजी, तो रणजी जो ट्रॉफी है ये रणजीत सिंह के नाम पर, रणजीत सिंह क्रिकेटर थे, उन्हीं के नाम पर ये स्टार्ट किया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर कुछ फैक्ट की बात करें कि जैसे कि हाँ, ये मैंने कहा कि हर साल आयोजित होता है, लेकिन क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि इसको 2021 में क्या किया गया था, रद्द कर दिया गया था। पहली बार ऐसा हुआ था। तो ये भी आपको जानना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने ही लेक्चर में बताया था, शकीबुल गनी का नाम लिया था, आपको याद होगा, शकीबुल गनी। तो ये कहाँ के हैं, ये हैं बिहार के हैं। और इन्होंने क्या किया था, अपने मतलब दुनिया में ये अपने पहले ही मैच में क्या किए थे, तिहरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में माय गवर्नमेंट के द्वारा 1 मार्च 2022 को सुशासन के बारे में नागरिकता में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सी श्रृंखला शुरू की गई है। किसके द्वारा, माय गवर्नमेंट के द्वारा क्या शुरू किया गया है, सबका विकास महाक्विज। क्या शुरू किया गया है, सबका विकास महाक्विज। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो महाक्विज है ये 1 साल तक चलने वाला क्या है, प्रोजेक्ट है। और इसमें क्या होंगे, 14 यानी 14 एपिसोड शामिल होंगे, जो किस पर, एक quiz.mygovernment.in होस्ट पर होस्ट किए गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका उद्देश्य क्या है, इस महाक्विज सीरीज का उद्देश्य क्या होगा, तो जो प्रतिभागी होंगे उनको जो सरकारी योजनाएं हैं और जो पहल है उसके बारे में क्या करना है, जागरूक करना है। क्लियर हो गया होगा। और ये जो यहाँ पर जो मतलब लिए जाएंगे प्रश्न दिए जाएंगे, वो आपके हिंदी और अंग्रेजी मतलब जो भी अन्य भाषाएं हैं वो सभी में उपलब्ध होगी। और इसमें किया जाएगा, जो हर हफ्ते जो विजेता होंगे, 1000 विजेताओं की घोषणा की जाएगी और प्रत्येक विजेता को इसमें 2000 रुपये दिए जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना, सबका विकास महाक्विज 1 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट रहेगा। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, माय गवर्नमेंट के द्वारा 1 मार्च को स्टार्ट किया गया है, और सुशासन के बारे में नागरिकता में जागरूकता पैदा करने के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक मिनट, ये देखिए, सबका विकास महाक्विज ये है आपका। 1000 विनर्स गेट 2000 ईच एवरी वीक। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमन ने 2 मार्च 2022 को किस प्रणाली का शुभारंभ किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी घोषणा क्या थी, इस बार के बजट में की गई थी। तो इसका शुभारंभ किया गया है, वो क्या है, ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2 मार्च 22 को किस प्रणाली का शुभारंभ किया, ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्या हुआ है कि 2 मार्च को नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 2 मार्च को क्या है, 46वां इस बार का 46 नंबर का क्या है, सिविल लेखा दिवस, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं आप द इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस।
तो ये जो सेवा है यानी सिविल अकाउंट्स डे 2 मार्च को इस बार 46 नंबर का था, ये ध्यान रखिएगा। क्या? सिविल लेखा दिवस यानी सिविल अकाउंट्स डे इस बार किस नंबर का था? 46 नंबर का था। तो ये वहाँ पर नई दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मनाया गया। और इसी अवसर पर जो मुख्य अतिथि के रूप में थी वो कौन थी? वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि के रूप में गई थी। और उन्होंने ही इसको ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम वहीं पर क्या किया? इसका शुभारंभ किया। और इसकी घोषणा मैंने ऑलरेडी बताया था कि केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। चलिए ये तो हो गया, इस प्रणाली का इन्होंने शुभारंभ कर दिया। लेकिन क्यों किया? क्यों किया? ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम है तो थोड़ा सा तो क्लियर हो गया होगा कि क्यों किया गया होगा। तो इसका ये है कि जो वित्तीय समावेशन का लक्ष्य है उसको क्या करना है? सुगम बनाने के लिए। जो वित्तीय समावेशन का अभियान है उसको सुगम बनाने के लिए इसमें क्या किया गया? ये शुभारंभ किया गया है। चलिए ये बताइए, जो वित्तीय समावेशन का जो लक्ष्य था उसके लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी? जनधन योजना स्टार्ट की गई थी। तो जनधन खाते जो हैं उसने क्या किया? जो भेदभाव था, वित्तीय भेदभाव था, उसको खत्म कर दिया। क्लियर? और गरीब लोग जो हैं उनको वित्तीय लाभ सीधे उनके खातों में भेजने में क्या हुई है? मदद मिली है। किसके थ्रू? जनधन योजना के थ्रू ही। तो ये जो ई बिल प्रोसेसिंग प्रणाली है इससे क्या होगा? ये जो प्रणाली होगी ये सभी मंत्रालयों, जितने भी मंत्रालय हैं सभी मंत्रालय और विभाग में इसको क्या की जाएगी? लागू की जाएगी। और जब हर जगह लागू की जाएगी तो इससे जो काम काज होगा उसमें क्या आएगी? पारदर्शिता आएगी। पारदर्शिता के साथ और क्या आएगी? निपुणता भी आएगी। निपुणता भी आएगी। और निपुणता के साथ ही साथ जब पारदर्शिता, निपुणता के साथ और क्या फायदा होगा? कागज रहित भुगतान व्यवस्था। कागज रहित, पेपरलेस जिसको बोलते हैं, रहित क्या होगा? जो भुगतान व्यवस्था है उसको क्या मिलेगी? मजबूती मिलेगी। तो ये आपका जो ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम है ये अब आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और अगर बताएं कि ये जो मैंने अभी बताया कि 46वां नागरिक लेखा दिवस अभी मैंने डिस्कस किया कि 46वें नंबर का जो आपका नागरिक लेखा दिवस मनाया गया, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि इस दिवस पर और जो आपका डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के एक हिस्से के रूप में ये जो ई गवर्नेंस पहल है इलेक्ट्रॉनिक बिल ये शुरू की गई। तो ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं और कुछ फैक्ट बता देते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि इसकी घोषणा बजट में की गई थी कि क्या किया जाएगा? सभी मंत्रालयों में और विभागों में ये प्रणाली लागू की जाएगी। ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम कहाँ पे? ये 2022-23 के बजट में ये कहा गया था, जो कि ये स्टार्ट हो गया है। और इसके अंतर्गत क्या होगा? वही जो आपके क्या कहते हैं आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार अपने क्या करेंगे? ऑनलाइन जमा कर सकेंगे और उन्हें वास्तविक समय के आधार पर क्या किया जा सकता है? ट्रैक भी किया जा सकेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर बात करें भारतीय सिविल लेखा सेवा की, ICAS का मतलब क्या हुआ? द इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस। अगर इसकी बात करें तो ये जो है एक क्या है? लेखा संगठन है। ये क्या है? ICAS ये क्या है? एक लेखा संगठन है। लेखा संगठन। क्लियर? जिसका उद्देश्य क्या है कि जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन है उसमें क्या करना है? उत्कृष्टता के माध्यम से क्या करना है? शासन को मजबूत करना है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो था ये आपका जो संघ खातों का विभागीकरण अधिनियम है ये 1976 यानी कि 8 अप्रैल 1976 को ये अधिनियमित किया गया था। और यह जो है 1 मार्च 1976 से ये एक्ट क्या होता है? लागू हो जाता है। तो जो CGA है इसका कार्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका कार्यालय है। और जो लेखा महानियंत्रक हैं वो कौन है? दीपक दास हैं। और CGA के जो संगठन प्रमुख हैं वो कौन है? सोनाली सिंह हैं। सोनाली सिंह। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो मैंने CGA बोला है इसका फुल फॉर्म क्या है? द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। एक होता है कैग, तो कैग पे नहीं जाना है आपको, किस पे जाना है? CGA, जिसका फुल फॉर्म इसलिए मैंने बता दे रही हूँ, द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, लेखा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं।
बस यही ध्यान रखना कि ये जो ई विल प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसका क्या है कि वित्तीय समावेशन का जो अभियान है उसको क्या करना है, सुगम बनाना है। और इससे जब सुगम बनाएंगे, इससे क्या होगा, पारदर्शिता आएगी, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और पेपरलेस को क्या होगा, इसमें भी बढ़ावा मिलेगा। इसको चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में अरबपति की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस नंबर पर आ गया है? तो देख लेते हैं, भारत किस नंबर पर आ गया, 3rd नंबर पर आ गया है। जिस तरह देख रहे हैं, भारत में देखा जा रहा है कि डिजिटल मुहिम है वो तेजी से बढ़ रही है। तो उससे क्या हो रहा है, जो धनी व्यक्ति हैं उनकी इनकम भी बढ़ रही है, एक हम शब्द बोलने वाले हैं, पहले ही लिख दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे। UHNI, इसका मतलब क्या है, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ, NWI, अब सही है, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये पहले बोल दे रहे हैं ताकि बीच में आए तो आपको क्लियर रहे कि हम बोल क्या रहे हैं। तो इससे क्या हुई, जो मैंने बताया कि धनाढ़ की ये इनकम बढ़ रही है, तो ये आपको क्लियर हो गया। और अब क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, वो हम एक एक करके आपका क्लियर कर रहे हैं। जो 2021 में क्या हुआ है, अरबपतियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 11% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की, 11% की। अभी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट जारी की गई थी, अभी 2-3 दिन पहले लेक्चर में बताया था। तो उसमें क्या था, इतना ये बताया था कितना वृद्धि हुई, तो 11%। तो इसमें अरबपतियों की संख्या में 11% वृद्धि हुई है। और इसमें जो भारत तीसरे नंबर पर है, उसमें भी देखा जाए भारत में फर्स्ट पे कौन है, भारत में अगर भारत तीसरे नंबर है तो भारत में भी कौन सा ऐसा स्टेट है जो आगे है, तो वो कौन सा है, बेंगलुरु। कौन सा है, बेंगलुरु। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बेंगलुरु जो है ये नंबर 1 पर है। और अगर भारत भारत 3rd पे है, तो देखते हैं फर्स्ट पे कौन है। तो फर्स्ट पे है अमेरिका, 2nd पर है चाइना। फर्स्ट पे अमेरिका, 2nd पर चाइना एंड 3rd पे भारत है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो मैंने अभी बताया कि एक मैं शब्द बोलूँगी, UHNWI, यानी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ और इंडिविजुअल्स। तो ग्लोबली रिकॉर्ड पर देखा जाए, वैश्विक स्तर पर जो ये नेटवर्थ है, ये जो नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, इसकी संख्या 2021 में कितनी बढ़ गई है, 9.3% हो गई है। और भारत में ये जो है इसकी संख्या 2021 में 11% क्या हुई है, वर्ष दर वर्ष बढ़ी है, जो कि अगर देखा जाए तो एशिया प्रशांत में सबसे उच्चतम ये जो है वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ये भारत में देखा गया है, तो भारत में भी भारतीय शहरों में कौन है, बेंगलुरु में इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। और बेंगलुरु के बाद अगर बात करें तो कौन आता है, दिल्ली। 2nd पे दिल्ली है और 3rd पे मुंबई है। फर्स्ट पे बेंगलुरु, 2nd पे दिल्ली एंड 3rd पे मुंबई, जहाँ पर ये जो आपका UHNWI की संख्या में जहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अरबपतियों की संख्या में यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए यहाँ लिखा, इंडिया रैंक्स 3rd इन बिलियनरी पॉपुलेशन ग्लोबली, मुंबई हाउसेस मोस्ट ऑफ कंट्रीज सुपर वेल्दी, वेल्थ रिपोर्ट 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के द्वारा 7 मार्च 2022 को कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मिलन अभ्यास हुआ था 2022, तो अभी उसको भी डिस्कस कर दे रहे हैं। पहले इसको देख लेते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, भारतीय वायुसेना के द्वारा 7 मार्च 2022 को कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है पोखरण। और पोखरण के कहाँ पर, जैसलमेर राजस्थान, पोखरण में ये किया जा रहा है।
इसमें क्या है, इस अभ्यास में जो भारतीय वायुसेना है उसके 148 लड़ाकू विमान क्या होंगे, इसमें भाग लेने वाले हैं, जिसमें से 109 क्या होंगे, लड़ाकू विमान होंगे। इसमें आपका सुखोई 30, MKI, MiG-29, तेजस, मिराज 2000, MiG-21, बाइसन, जगुआर, ये सारे इसमें शामिल होने वाले हैं। राफेल, जो फ्रांस दसॉल्ट कंपनी का राफेल है, वो भी इसमें भाग लेने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आयोजन होता है, दूसरा फैक्ट ये आपको ध्यान रखना है कि ये हर 3 साल पे, ये हर 3 साल पर ये इसका आयोजन होता है, हर 3 साल पर होता है। और इस हर 3 साल पे होता है, तो इसके पहले कब हुआ था, 2019 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। और भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है, विवेकराम चौधरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने बताया कि भारतीय नौसेना अभ्यास भी हुआ था, मिलन 2022। तो इसमें क्या था कि 26 जहाज जो हैं वो भारत की मेजबानी में कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में 1 से 4 मार्च तक वहाँ पर द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन वहाँ पर चल रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये कहाँ पर, ये आपका कहाँ पर, मैंने बताया बंगाल की खाड़ी में। और कब से, 4 मार्च तक ये चलने वाला क्या है, द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2022। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट को। और ये कहाँ पर, विशाखापत्तनम में, ये ध्यान रखना है। और अभी और हुआ था क्या, एक्स ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास हुआ था, वो कहाँ हुआ था, भारत और ओमान के मध्य हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रिवीजन करते रहिए, बहुत जरूरी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस टीम के द्वारा जीता गया है। तो किस टीम के द्वारा जीता गया, भारतीय महिला टीम के द्वारा जीता गया है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा इमेज में, 1 मिनट, ये भारतीय महिला टीम, इसमें क्या है, ये इन्होंने जीता है, जिसमें श्रीनिवेथा, इस टीम में कौन है, श्रीनिवेथा, ईशा सिंह, रुचिता विनरकर, इन तीनों ने, इनकी टीम ने, भारतीय महिला टीम ने इसको जीता। ये आयोजन कहाँ हुआ था, मिस्र के काहिरा में इसका ISSF का आयोजन हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये गोल्ड मेडल जीत गई हैं। और जर्मनी जो है 2nd रैंक पर है और इंडिया जो है 1st रैंक पर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ और फैक्ट बता दे रहे हैं। जब यहाँ मैच की बात हुई है तो ध्यान रखिए, रिवीजन के तौर पर बता रहे हैं कि जैसे कि अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता कौन था, तो भारत विजेता था और इंग्लैंड क्या था, उपविजेता। और अगर कहें कि विजय हजारे ट्रॉफी विजेता कौन था, तो हिमाचल प्रदेश। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता कौन था, तमिलनाडु। तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान रखना। और शकीबुल गनी वाला तो मैंने बता ही दिया कि 300 से अधिक रन बनाने वाले पहले ही मैच में दुनिया के पहले क्रिकेटर यही हैं, शकीबुल गनी, बिहार के। तो ये सारे आपको रिवीजन के तौर पे करते रहना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर कौन सा बनने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर कौन बनने जा रहा है। तो वो है आपका कोणार्क। ओडिशा राज्य का कौन सा शहर, कोणार्क शहर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या हुआ था कि 2022 में, मई 2022 में ही केंद्र सरकार के द्वारा क्या हुआ था, ये मतलब योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना, कि कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर का क्या करना है, सौरकरण करने के लिए एक योजना शुरू की गई थी। और उस योजना के तहत कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे। कौन से दिशा निर्देश दिए गए थे कि क्या होगा कि 2022 के अंत तक जो ओडिशा राज्य सरकार क्या करेगी, 2022 के अंत तक अक्षय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, छोटे जल विद्युत और अपशिष्ट से ऊर्जा यानी कि वेस्ट टू एनर्जी, इनसे क्या करेगी, 2750 यानी 2750 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। उसमें 2020 में जो सरकार के द्वारा योजना स्टार्ट की गई थी।
ओडिशा में सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के सौर करण के लिए। तो उसमें ये कहा गया था कि ये 2022 के अंत तक क्या करेगी, 2750 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था उसमें, किससे, अक्षय ऊर्जा स्रोत के थ्रू। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और क्या हुआ कि इसमें ये कहा गया कि जो 2200 राज्य सरकार के द्वारा ये लक्ष्य तय किया गया कि सौर ऊर्जा से क्या होगा, 2200 मेगावाट बिजली क्या होगी, उत्पन्न की जाएगी। और इसका जो एक हिस्सा होगा वो जो सूर्य मंदिर है और जो कोणार्क शहर है उसको क्या करेंगे, सौर ऊर्जा से चलाने के लिए उसका यूज़ किया जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और इससे क्या होगा, इस ग्रिड से क्या होगा, ग्रिड निर्भरता, इससे क्या होगा कि सूर्य मंदिर की जो बिजली की खपत होगी उसको क्या हो जाएगा, कम करने में हेल्प मिलेगी, ये हो जाएगा। और तो ये सारी इसके क्या हैं, इसके लक्ष्य डिसाइड किए गए थे उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा है, ये कोणार्क बन गया है। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक वर्ड में कह सकते हैं आप लोग कि भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित जो पहला मॉडल शहर बन गया है वो है कोणार्क। तो चलते कोणार्क के बारे में देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है कोणार्क मंदिर है, ये कोणार्क मंदिर। तो ये जो है ये किसके लिए फेमस है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कहाँ पर है, ओडिशा में, पूर्वी ओडिशा का ये क्या है, एक पवित्र शहर पुरी के, कहाँ पे, पुरी के पास स्थित है। तो ये आपको क्लियर हो गया। और इसका निर्माण कई बार मैंने बताया है कि नरसिंह बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए बार बार बताते रहते हैं कि आप लोग का एकदम रट जाए। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा ये 13वीं शताब्दी में, ये भी ध्यान रखना किस शताब्दी में, तो 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसे बनवाया गया था। और किसके, कौन से वंश के शासक थे, ये गंग वंश के शासक। तो ये भी ध्यान रखना, गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम 13वीं शताब्दी 1238 से 1264 लगभग। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो मंदिर है ये आप देख रहे होंगे, एक क्या है, रथ के आकार का है। ये एक क्या है, विशाल रथ के आकार में बनाया गया है और ये सूर्य भगवान को समर्पित है। और कलिंग वास्तुकला का देखा गया है कि कलिंग वास्तुकला का सर्वोच्च, कलिंग वास्तुकला की एक सर्वोच्च उपलब्धि है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको 1984 में 1984 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और कोणार्क सूर्य मंदिर के क्या कहते हैं इसको, दोनों तरफ कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर क्या है, 12-12 पहिए लगे, 12-12 पहियों की 2 पंक्तियां लगी हुई हैं। तो इससे ये लोगों का ये मत है कि जो 24 पहिए हैं, ये जो एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं उसका ये क्या है, साइन है, उसका प्रतीक है। और कुछ कहते हैं कि ये वर्ष के 12 माह के प्रतीक हैं, तो ये है। और 7 घोड़े जो हैं वो कहते हैं कि सप्ताह, जो वीक में 7 डेज होते हैं, उसका प्रतीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में। तो ये आपको ध्यान रखना। कामाख्या असम में है। और अभी हाल ही में मैंने दुर्गा नाम से बताया था, डिस्कस किया था कि दुर्गा नाम का तेल जो खोजा गया है वो कहाँ पर, राजस्थान के बाड़मेर में खोजा गया है। और किस कंपनी के, तो वेदांता कंपनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को 1 मार्च 2022 को राज्य में एक बार फिर से 6 माह के लिए आगे बढ़ा दिया है? तो ये कहाँ पर, असम राज्य में। असम राज्य में क्या किया गया है, इसको 6 माह के लिए, जैसे अभी कुछ दिन पहले नागालैंड में था कि उसमें भी 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया, तो इसमें भी क्या किया गया, 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये कब से, 28 फरवरी से, 28 फरवरी यानी 1 मार्च से क्या किया गया है, इसको पूरे राज्य में फिर से 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसमें क्या है कि ये जो एक्ट है, अफस्पा एक्ट कई बार बता चुके हैं, एक बार हल्के मतलब शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि ये जो एक्ट है, अफस्पा एक्ट 1958, तो इसके तहत क्या होता है कि जो सुरक्षा बल होते हैं, सेना होती है, वो कहीं भी अभियान चला सकती है, बिना किसी वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। और कोई भी मतलब इसको क्या कह सकते, किसी को मार भी सकती है। तो ये सारे इसमें आपको। और जो अफस्पा, ये जो असम की बात की जाए तो ये नवंबर 1990 में असम में लागू की गई थी। और तभी से जो असम राज्य सरकार है, उन्हीं की समीक्षा के बाद इसे क्या किया जाता है, हर 6 महीने में से बढ़ा दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सपा वही कि जो अशांत क्षेत्र है, डिस्टर्ब एरिया है, उसमें सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये क्या करती है, जो सुरक्षा बल होते हैं उनको अधिकार दे देती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। वहाँ के सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। वहाँ के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी हैं। तो
और ये आपको पता चल गया अप्सपा एक्ट होता क्या है। तो अप्सपा एक्ट 1958, ये ध्यान रखना। अप्सपा एक्ट कौन सा? 1958। तो ये क्या करती है, ये एक्ट लागू करने का उद्देश्य क्या होता है कि जो अशांत रीजन है, जो क्षेत्र हैं, डिस्टर्ब एरियाज हैं, उनमें क्या करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो सेना होती है वो राज्य और केंद्रीय जो पुलिस बल होती हैं उनको गृह मंत्रालय के द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा? होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय के द्वारा अशांत घोषित क्षेत्र में जो विद्रोही होते हैं उनको मतलब क्या किया जाता है, उनको मतलब गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी वारंट के, या फिर उनको गोली मारने की क्या कर दी जाती है, शक्ति दे दी जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक मिनट। हाँ, अप्सपा का फुल फॉर्म देख लीजिए, बता दें। ए से आर्म्ड, एफ से फोर्स, एस से स्पेशल, पी से पावर, ए से एक्ट, यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। मतलब इसी में क्या है आपका दिया हुआ है एस, एस का मतलब स्पेशल, यानी उसको स्पेशल क्या कर दी जाती है, शक्ति दे दी जाती है। और पावर मतलब शक्ति, शक्ति दे दी जाती है। उसी के लिए ये एक्ट 1958 में आया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 2 मार्च 2022 को कहां पर निमहंस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना, तो ये भी ध्यान रखना है, स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि किसने किया है ये स्त्री, तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना किस मंत्री ने? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और किसके सहयोग से? तो निमहंस, ये एच है, निमहंस के सहयोग से ये शुरू की गई है। कहाँ पर? बेंगलुरु। तो ये आपको क्लियर हो गया हो किसके लिए की गई है। तो जब ये स्त्री मनोरक्षा है तो स्त्री के लिए की गई होगी, तो ये क्या करेगी, पूरे भारत में महिलाओं के मनोरक्षा, मन यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से ये स्टार्ट की गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देखा जाए तो ये क्या है, कोविड टाइम के दौरान इसने बहुत अच्छे से काम किया है। उन्होंने कहा, सीतारमन जी ने कहा कि, सॉरी सीतारमन ने, स्मृति ईरानी जी ने कहा कि कोविड के टाइम में इसने इस सेंटर, मतलब इसके लिए जो सेंटर, वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है, यह परियोजना जो है OSC के जो पदाधिकारी होते हैं उनका जो क्षमता निर्माण है उस पर ध्यान केंद्रित करेगी। और इसने कोविड के टाइम में बहुत अच्छे से काम भी किया है। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हमारे देश में 700 OSC है। OSC का मतलब वन स्टॉप सेंटर। तो ये क्लियर हो गया होगा। और इस सेंटर में महिलाएं चिकित्सा, कानूनी और जो आपराधिक मुद्दे हैं उन पर वो क्या कर सकती हैं, सहायता प्राप्त कर सकती हैं। और ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा वो सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि इनसे समझना सभी के लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें और कुछ है नहीं, बस मतलब जैसे कि क्या करना है कि जो वन स्टॉप सेंटर में पदाधिकारियों की जो मानसिक स्थिति होगी उनको सिंपल में कहा जाए तो उसको मजबूत करना है, और उन्हें क्या करना है, संवेदनशील बनाना है। किसके प्रति? जो एसिड अटैक पीड़िता होती हैं उनके प्रति, जो इन सभी से पीड़ित होती हैं उन्हीं के प्रति उनको क्या करना है, जो पदाधिकारी होंगे उनको ट्रेंड किया जाएगा कि उनकी मानसिक स्थिति मजबूत की जाए और उन्हें उनके प्रति क्या किया जाए, संवेदनशील बनाया जाए। तो ये बेंगलुरु में हो रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सोचना है थोड़ी देर बाद डिस्कस, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय कहाँ शुरू किया गया है? तो देख लेते हैं कहाँ शुरू किया गया है। तो भारत के मतलब ये कहाँ शुरू किया गया, पुणे में स्टार्ट किया गया है। तो किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ये ध्यान रखना है कहाँ स्टार्ट किया गया, पुणे में। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। और किस अवसर पर? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है उसी के अवसर पर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए। ये भी ध्यान रखना, कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? मानसून के बारे में इसका क्या होगा, मानसून के लिए मानसून के बारे में बताना। जैसे एक अभी क्या हुआ था, किसान ऐप स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? IIT रुड़की के द्वारा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय है उसकी मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो IITM का मतलब क्या है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में की जाएगी। तो ये आपको वो की भी जाएगी और यहीं स्टार्ट भी किया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। चलिए मौसम से संबंधित एक आपको बता दे रहे हैं। अल नीनो होता है, एक ला नीनो होता है। अल नीनो क्या होती है?
अल नीनो गर्म जलधारा होती है और ला नीना ठंडी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये देखा जाए तो दोनों सामान्य तौर पर 9 to 12 मंथ यानी 9 से 12 महीने तक रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, कुछ ऐसे मामले हो जाते हैं असाधारण मामलों में कई वर्षों तक भी रह सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका क्या काम है, जो कार्यालय होगा मानसून के बारे में बताना, इससे संबंधित होगा। तो चलते हैं अपना ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि देख लेते हैं कि चर्चा में रहा वास्पोरस जल संधि जल डमरू मध्य, चर्चा में रहा वास्पोरस जल डमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो किसके, काला सागर और मरमरा सागर, काला सागर और मरमरा सागर के बीच। तो ये अभी हम आपको एक मैप दिखा रहे हैं, वहाँ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल ये पढ़ लेते हैं कि ये है, ये चर्चा में आखिर है क्या। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि जब यूक्रेन पर, अभी तो सबको पता है कि रशिया द्वारा यूक्रेन पर अटैक लगातार होते चला जा रहा है, उसको एकदम कि अभी खारकीव शहर है, कीव शहर है, और एक ओडेशा शहर है जो कि अपने भारत में जो ओडिशा उससे मैच नाम से मैच करता है, लेकिन वो ये ओडेशा है, वो ओडिशा है। तो ये ध्यान रखना है। तो अब इसका टारगेट यहाँ पर है, ये देख रहे होंगे, ये देखिए ओडिशा तीसरा, ये तीसरा सबसे बड़ा है वहाँ का। तो अभी धीरे धीरे हम क्लियर कर रहे हैं, मैंने अभी एक एक करके कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि तो ये यूक्रेन जो है, यूक्रेन पर रशिया क्या करा, अटैक करा। तो उसी के जवाब पर यूक्रेन ने टर्की से क्या कहा कि क्या करो तुम मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को लागू कर दो। अब ये कहेंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या आ गया नया शब्द। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। तो क्या मैंने नाम लिया, मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन, इसको इसने कहा, किसने, यूक्रेन ने टर्की से, कि क्या करो तुम ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को लागू कर दो। तो इसकी अनुमति, वो लागू करने के लिए तैयार हो गया। तो ये है क्या, तो अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं। तो यूक्रेन में जैसे कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो इसमें ये है कि मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को लागू अगर वो कर देता है तो इससे क्या होगा कि जो रशिया का जहाज है, युद्ध जहाज है, ये इसलिए ये दोनों चर्चा में है कि ये वास्पोरस और एक है जल संधि है डार्डानेल्स, यहाँ लिख दे रहे हैं, एक मिनट, डार्डानेल्स, और एक क्या है आपका वास्पोरस। ये दोनों जल संधि, ये दोनों जो जल डमरू मध्य हैं, इसके माध्यम से जो ब्लैक सी है, काला सागर है, उसमें प्रवेश करने से कौन है, ये तुर्की। अगर ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन इसके तहत अगर ये लागू कर देता है तो इसके तहत ये क्या कर सकता है कि जो वास्पोरस जल डमरू मध्य और डार्डानेल जल डमरू मध्य है, इसके माध्यम से वो काला सागर में प्रवेश करने से रशिया के युद्ध जहाज को रोक सकता है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो अगर हम बात करें बॉस्फोरस और डार्डानेल जलडमरू मध्य की, तो आपको ये, एक मिनट हम उसी पर ले चल रहे हैं, आप थोड़ी देर वेट करिए, उसी वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, एक मिनट। ये देखिए, ये इस मैप की बात कर रहे थे कि जो बॉस्फोरस और डार्डानेल जलडमरू मध्य, जिसे क्या कहा जाता है, इसको मतलब क्या कहते हैं, डार्डानेल जल संधि, डार्डानेल और वास्पोरस स्टेट जल डमरू मध्य, तो जिसे क्या कहा जाता है, तुर्की जल डमरू मध्य या काला सागर। ये ब्लैक सी है, ये आपको का सागर दिख रहा होगा, तो इसी को क्या कहते हैं, तुर्की जल डमरू मध्य या काला सागर जल डमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या करती है, एजियन और काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। ये देखिए, ये जो डार्डानेल है ये एजियन और मरमरा को जोड़ रही है। ये डार्डानेल जो जल डमरू मध्य किसको एजियन सागर को और मरमरा सागर को जोड़ रही है। लेकिन अगर वास्पोरस जल डमरू मध्य की बात करें तो ये मरमरा और काला सागर को जोड़ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वास्पोरस किसको जोड़ रही है, मरमरा और काला को, और डार्डानेल जल संधि जो है वो एजियन और मरमरा को जोड़ रही है। तो ये तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको बताया, जिसको क्या कहा जाता है, तुर्की जल डमरू मध्य या काला सागर जल डमरू मध्य के नाम से भी जानते हैं। और ये एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से क्या करता है कि जो काला सागर है उसमें जो मौजूद बंदरगाह है उससे भूमध्य सागर, एक मिनट अब थोड़ा मुझे
ये देखिए, ये है इसके, ये जो काला सागर है, यहाँ से क्या होगा कि मतलब ये एक, इसके माध्यम से क्या होता है कि ये जो मार्ग है जो जलडमरू मध्य, उससे क्या होगा कि जो काला सागर में मौजूद बंदरगाह हैं उसी से भूमध्य सागर, ये आपका मेडिटेरियन सी है, तो ये आपके भूमध्य सागर और उससे उसी के थ्रू क्या होते हैं अन्य बंदरगाह तक जाया जा सकता है। ये एकमात्र ऐसा मार्ग है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखा जाए तो लगभग 3 मिलियन बैरल से अधिक तेल, जो कि दैनिक वैश्विक आपूर्ति का देखा जाए तो लगभग 3% है, जिसका अधिकतर उत्पादन रशिया आपका और अजरबैजान, कजाकिस्तान में होता है। इसी जलमार्ग से होकर के आपके गुजरते हैं, ब्लैक सी के जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो मार्ग है ये काला सागर तट से यूरोप, काला सागर तट से आप देखिए तो यूरोप पड़ेगा, यूरोप और बाकी दुनिया में देखा जाए तो बड़ी मात्रा में लोहा, इस्पात और कृषि उत्पाद, इन सबको भी भेजने में ये क्या है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो अभी मैंने बताया था मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन, तो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, जिसके तहत उसने वो रोक लगा सकता है। तो उसके तहत ये है कि जो इस कन्वेंशन के तहत क्या हुआ, इस समझौते पर जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, फ्रांस, ग्रीस, जापान, रोमानिया, युगोस्लाविया, यूके, सोवियत संघ और तुर्की मैंने नाम लिया ना क्योंकि तुर्की का ही है वो ब्लैक सी, उस पे जो उसमें अभी मैंने बताया, तो तुर्की द्वारा जो है हस्ताक्षर किए गए थे, और ये नवंबर 1936 में क्या हुआ, प्रभावी हो जाता है। कौन सा, मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जब चर्चा में है तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत संभावना है, तो ध्यान रखना 1936 में इसको क्या हुआ, प्रभावी किया गया। और ये जो जलडमरू मध्य मैंने बताया, अभी दोनों नाम लिया, उसमें क्या हुआ कि इसी से संबंधित जो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है वो क्या कर सकता है, तुर्की को क्या किया गया कि काला सागर के बीच जो जलमार्ग है उस पर नियंत्रण प्रदान करता है। ये जो है जलडमरू मध्य के शासन से संबंधित जो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है वो टर्की को काला सागर के बीच क्या करता है, जलमार्ग पर नियंत्रण प्रदान करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। और मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन में क्या शामिल है, जिसके तहत वो मतलब ये रोक सकता है, उसको रशिया के जहाज़ को रोक सकता है। तो उसमें ये बताया गया कि जो अगर युद्ध की स्थिति होती है तो इसमें ये समझौता जो होगा, मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन में जो समझौता किया गया उसमें टर्की को ये अधिकार दिया गया कि उसकी जो नौसैनिक युद्धपोत के जो आवागमन है उसको वो रेगुलेट कर सकता है, और संघर्ष में जो शामिल देश हैं उनके युद्धपोत के लिए जो जलडमरू मध्य उसको क्या कर सकता है, अवरुद्ध करने का उसको अधिकार देता है। कौन, मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन, किसको, टर्की को। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और काला सागर के जो तटवर्ती देश हैं जैसे रोमानिया है, बुल्गारिया है और जॉर्जिया है, रशिया है, यूक्रेन है, ये आप देख रहे होंगे, जॉर्जिया है, रशिया है, बुल्गारिया है, सर्बिया है, इन सब के जो मतलब ये जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन और जलडमरू मध्य के माध्यम से जो युद्ध जहाज हैं उनको भेजने से 8 दिन पहले तुर्की को सूचित करने की जरूरत होती है। ये उसमें शामिल किया गया उस कन्वेंशन में कि जो इसके तटवर्ती देश हैं उनको क्या करना है, उसको अगर वहाँ से जलडमरू मध्य के माध्यम से अगर युद्ध जहाज को भेजना है तो सबसे पहले उसको 8 दिन पहले सूचित करना होगा। और अगर अन्य देश जिनकी सीमा काला सागर से नहीं लगती है उन्हें टर्की को कितने दिन पहले बताना होगा, 15 दिन पहले बताना होगा। तो ये चीज़ इसने कहा, तो वही यूक्रेन ने कहा कि आप क्या करो, इसी कन्वेंशन के तहत उन पर रोक लगा सकते हो क्योंकि इन्होंने सूचित नहीं किया और ये क्या किया है, इंटर कर रहे हैं यहाँ से। तो ये अब आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितना मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है मैंने समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ भी आ रहा होगा। चलते हैं और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट देखने से पहले क्या करते हैं, आज का ये देख लेते हैं कि एक मिनट का बस टाइम दीजिए, 1 मिनट। ये देखिए, ये दिखाना था आपको। तो आप पूछेंगे ये क्या है, तो यूक्रेन पर क्या हुआ जब हमला करने के कारण रशिया पर क्या किया गया है, अमेरिका के साथ दुनिया के कई देशों ने क्या किया, रशिया पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए। वो मैंने कई दिनों से मैं आपको न्यूज़ में बता भी रही हूँ, आपको न्यूज़ के थ्रू बता रही हूँ, आर्टिकल कटिंग दिखाया भी है मैंने कि कई तरीके से प्रतिबंध वहाँ पर रशिया पर लगा दिए गए हैं। तो जिसके कारण अमेरिका और जो रशिया के जो रिलेशन थे, रिश्ते थे, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और इसी के चलते रशिया का जो स्पेस रॉकेट है, ये रशिया का स्पेस रॉकेट आपको दिखा रहा है, ये रशिया का स्पेस रॉकेट है। तो यहाँ से अमेरिका, जापान और ब्रिटेन का जो झंडा है वो हटा दिया गया है, लेकिन एक झंडा आपको दिख रहा होगा, ये वो कौन सा है, इंडियन फ्लैग।
ये अभी भी वैसे का वैसा है, वहीं पर अपनी ही स्थान पर ये लगा हुआ है। तो ये जो अभी यूएन जनरल असेंबली में भारत ने क्या किया था, उस प्रस्ताव में जो रूस के हमले की निंदा करने वाला था, तो भारत ने उसमें भाग नहीं लिया। भारत ने बस यही कहा कि जो मतभेद है उसको केवल हम क्या कर सकते हैं, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही हल कर सकते हैं। और उसने बस यही कहा कि हमें, मेरा बस एक ही वो है दायित्व है, मेरा एक ही वो अभी जो फर्ज है करना है, वो है सभी नागरिकों की सुरक्षित वापसी। बस मेरा फोकस अभी वहीं पर है। बाकी उसने कहीं और कुछ नहीं बोला, कहीं किसी पर कोई वोटिंग नहीं किया, ना ही भाग लिया। तो इसलिए क्या है, बाकी सभी ने उस पर उसके विरुद्ध थे, तो सभी का वो किया, क्या किया, हटा दिया। खाली भारत का भी यहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है। ये रशिया का क्या है, स्पेस ये क्या है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो स्पेस रॉकेट है यहाँ से हटा दिया गया है। अब चलते हैं, और भी चीज़ें आपको दिखा दे रहे हैं फटाफट। 1 मिनट दिखाने से पहले, तो अभी हम लोग का क्या टॉपिक है, डिस्कस करना है इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस। 1 मिनट का इस ऊपर नीचे करने में इतना टाइम चला जाता है, बस हो गया ये। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र यानी इकोसिस्टम किसे कहते हैं? तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट इसका आंसर बता दे रहे हैं कि पारितंत्र किसको कहा जाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनका जो एक समुदाय होता है, उनका जो ग्रुप होता है, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। और ये पारितंत्र जो होता है, ये इसके 2 घटक होते हैं। कौन से? एक बायोटिक और एक अबायोटिक। मतलब कि अगर कहा जाए एक जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक में आपके कौन से आ जाएंगे, पादप और जंतु आ जाएंगे। अबायोटिक में कौन से आ जाएंगे, आपके स्थल वस्थल आ जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का एक सही क्रम हो सकता है? तो जीव से जैवमंडल तक का हमको बताना है। तो एक जो सही क्रम होना चाहिए इसका, ये होना चाहिए आपका जनसंख्या, देन समुदाय, उसके बाद क्या क्रम होना चाहिए, पारिस्थितिकी तंत्र, एंड उसके बाद क्या होना चाहिए आपका, भूदृश्य। तो ये क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है कि पहले जो जीव से जैवमंडल तक का जो जैविक संगठन होना चाहिए, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र एंड भूदृश्य। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये देखा जाए कि जनसंख्या किसे कहते हैं, तो एक ही जाति के जब जीवधारी हो तो उनकी जो संख्या होती है उसको जनसंख्या कहा जाता है। और 2 या 2 से अधिक जब जाति मिलते हैं तो वो जनसंख्या मिल करके क्या हो जाती है, समुदाय का निर्माण करती है। और कई समुदाय अगर मिल जाते हैं तो वो क्या होती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। जैसे ये क्या हुआ, जनसंख्या हुआ, और यहाँ पे क्या है, ये मिल गए, यानी कि 1 जाति, 2 जाति, 3 जाति। तो 2 या 2 से अधिक जब जाति मिल जाती है तो वो जनसंख्या मिलकर क्या बनाती है, समुदाय बनाती है। अब हम आते हैं समुदाय से के बाद हमें क्या बनाना है, 1 मिनट, इसमें अब एकदम क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि ये थोड़ा सा इधर उधर हिल जाता है। तो इसमें देखिए, अब पारिस्थितिक तंत्र बताना है। तो कई समुदाय, यहाँ पे कई समुदाय मिलकर के क्या बना रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र बना रहे हैं। अब हमको क्या बताना है पारिस्थितिक तंत्र के बाद, तो अब एक निश्चित भू क्षेत्र होगा जिसमें क्या होंगे, एक या एक से अधिक, एक निश्चित भू क्षेत्र पर, भूलैंड पर एक या उससे अधिक जो पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्रम याद रखना कि जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र एंड एट लास्ट में क्या होगा आपका, भूदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कृत्रिम है, तालाब है, खेत है, वन है कि झील है। तो ये आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि ये क्या है। तो जो खेत होता है, खेत चाहे बगीचा खेत जो है आपके क्या है, कृत्रिम है, मानो मेड है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो वन है, तालाब है, झील है, ये सब आपके नेचुरल हैं, प्राकृतिक पारितंत्र हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग देखा जाए तो सबसे पहले किसने किया था? ये किया था टांसले ने किया था। एजे टांसले पूरा नाम है इनका, जो कि मैंने और ये पारिस्थितिक तंत्र जो है ये इसके अंतर्गत
जैविक संगठन दो भागों में बांटा गया है। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत मैंने बताया एक जैविक होता है, अजैविक होता है, और जैविक को क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया, एक स्वपोषित संगठक और एक परपोषित संगठक। स्वपोषित जो है वो होते हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या फिर रसायन संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि हम लोग क्या है, उपभोक्ता हैं, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, हम लोग परपोषी जीव हैं, यानी कि हम प्रकाश संश्लेषण, उपभोक्ता जो होता है प्रकाश संश्लेषण नहीं लेते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं, वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जबकि स्वपोषी जो होता है प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण पर अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। और वियोजक जो होते हैं, वियोजक कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि वियोजक जो होते हैं वो किसको किस में परिवर्तित करते हैं, तो जो कार्बनिक होता है उसको अकार्बनिक, यानी कार्बनिक को अकार्बनिक में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो ऑप्शन है आपका धान का खेत, कौन सा सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ, ऑप्शन है मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय और समुद्र। तो जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है वो कौन सा है, थोड़ा सा आपको खुद लॉजिक लगाना चाहिए कि जो हमारा लैंड है, जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उसका लगभग 71% भाग हमारा कैसा है, जलीय है। 71% भाग जो है हमारा वो उस पर क्या है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है। तो इसीलिए जो विश्व का सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है वो कौन सा हो जाएगा, आपका समुद्र हो जाएगा। तो इसलिए क्या आंसर हो जाना चाहिए कि जो समुद्र होता है वो क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र का ये पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है वो है समुद्र। क्या है, समुद्र। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और 97% जो भाग है वो समुद्री जल होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं, कल का रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। विश्व वन्यजीव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में 1 मार्च 2022 को कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया, राष्ट्रपति भवन दिल्ली। 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया जाएगा, जो कि पहले भारतीय होंगे, प्रोफेसर दीपक धर। 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, मधु कांकरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 मार्च 2022 को NIC कॉन्क्लेव के किस संस्करण का उद्घाटन करेंगे, 3rd नंबर का। उंगलिल ओरवन आत्मकथा हाल ही में लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है, के स्टॉलिन, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 30वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित की जाएगी, वियतनाम। और सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए हाल ही में किस देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है, चेन्नई। भारत पे, ये पर नहीं, पे से MD और निदेशक के रूप में हाल ही में किसने पद से इस्तीफा दे दिया है, अश्नीर ग्रोवर। और 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन, थीम राज्य है वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी मैंने बता दिया। ये भी कुछ न्यूज़ है वो फटाफट देख लेते हैं। ये देखिए, ये दिखाना था कि अभी क्या हुआ कि ये क्यू की राजधानी पर तो अटैक पहले हुआ था, फिर क्या है, खारक्यू को भी पूरा एकदम तहस नहस कर दिया है। और ये ओडिशा तीसरा, अब इस पे अटैक हो रहा है, इस पे, और इस पे तो पहले ही आक्रमण कर चुका है, आक्रमण नहीं मतलब ये उसके अधीन में ही है, डोनेटस्क और ये लुहांस उसके अधिकार में ही है। यहाँ तक पूरा चारों तरफ से वो फैला हुआ है, आक्रमण कर रहा है। और ये देख लेते हैं, देखिए क्या है, यूक्रेन से 1 सप्ताह में 10 लाख शरणार्थियों ने किया पलायन, मतलब क्या हुआ, 1 सप्ताह में 10 लाख से अधिक क्या है जो शरणार्थी हैं वो चले, मतलब पलायन कर चुके हैं। तो ये सब देख रहे हैं कि पड़ोसी देशों में सब चले गए हैं। ये पूरा क्यू के निवासियों ने स्थायी रूप से मेट्रो सुरंगों में शरण लिया है। यूक्रेन की राजधानी जो क्यू है वहाँ पर जब रशिया की मिसाइल से अटैक हो रहा है बार बार, तो वो क्या किए हैं, मेट्रो के सुरक्षित आश्रय में चले गए हैं, मेट्रो का जो है वहाँ चले गए हैं। तो क्यू की जो अत्यंत गहरी मेट्रो सुरंगें छिपने के लिए एक आदर्श स्थान है, तो वहाँ पर सारे चले गए हैं। तो ये सब बहुत ही बुरी कंडीशन है वहाँ की। रूस के रेडियो स्टेशन इको मॉस्कोवे को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे रशिया का जो रेडियो स्टेशन है तो ये भी चर्चा में है कि क्या है, रशिया का जो मीडिया संस्थान है वो सब बंद कर दिया गया है। तो और जो हमारी साइट्स हैं जैसे कि हमारी गूगल है, यूट्यूब है, बहुत, और ये सारे जहाँ से हमें न्यूज़ मिलती हैं वो सब अमेरिका की एजेंसी है, अमेरिका के हैं, तो हमें अमेरिका जो दिखाएगा हमें तो वही पता चलेगा। तो तो ये कहीं झूठी खबर ना जाए, तो ये सब भी चर्चा में चल रही हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
ओडिशा, देखिए ओडिशा मैंने बताया था ना कि ओडिशा के पास पहुंचा रूसी जहाज। तीसरा सबसे बड़ा शहर ओडिशा जो वहाँ का है। देखिए यहाँ लिखा हुआ कि रूसी जहाज और रॉकेट बोट काला सागर के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित देश के तीसरे सबसे बड़े शहर ओडिशा के पास पहुंच रही है। काला सागर में रूसी काला सागर बेड़े की एक लैंडिंग टुकड़ी को देख रहे हैं। यही है जो मैंने अभी पूरा समझाया, काला सागर। तो वही सब मैंने बता दिया। आईपीसी ने रशिया बेलारूस के पैरालंपिक खेलों में भाग लेने पर रोक लगा दी है। तो ये सारा आप लोग को देखना है, इसीलिए हर जगह प्रतिबंध कर दिया है। इसीलिए तो एकदम चिड़चिड़ा हो गया है कौन, रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। तो चलिए गाइज, उम्मीद है आपको समझ में आया ही होगा और समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी आपका जो भी फीडबैक हो आप ज़रूर दिया करिए वहाँ पर। इससे पता चलेगा कि कहाँ तक सही जा रहा है, कहाँ तक गलत जा रहा है, सब कुछ। वैसे हम पूरी अपनी कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। उम्मीद है आपको समझ भी आता होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। और आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जो नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगती है अब तक ये वीडियो बनाने के लिए, पहुंचाने के लिए। कई चीज़ों को कितना मेहनत करनी पड़ती है, किसको कहाँ से कोरिलेट करना है, पूरा ब्लैक सी और सब कुछ मैंने बता दिया। जितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप तक पहुँच जाए चीज़ें, लेकिन शायद आपको पसंद नहीं आ रही होगी। तो चलिए कोई नहीं, उम्मीद है कि हम और मेहनत करेंगे। बाकी आप लोग भी अपने हिसाब से करते रहिए। तो चलिए शेयर कर दीजिएगा फटाफट और कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।